सुना गाँव शहर अब हर घर से उठे पुकार। सेहत सही लाभ कई जीवन बने खुशहाल।
नमस्कार। सेहत सही लाभ कई में आपका फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस डर के बीच की दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या एचपीवी वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवालों ने बहुत सी मांओं को रोका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर सच है, या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी। हमारे साथ हैं टीकन भाभी भी, और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। सुनीता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की उसके बाद आपने क्या किया। शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बाहर ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अब भी है, क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है। शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हुए हैं। ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है। और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। आप उन सब माँओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बच्चियाँ आपकी बेटी की उम्र की हैं। और आपकी इस बात को समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं, गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं। चलिए, सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है। क्या एचपीवी वैक्सीन मासिक धर्मचक्र को बिगाड़ देती है? सीधा जवाब, नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि एचपीवी वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है। यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं हैं। पर लोग उदाहरण देते हैं। कोई कहेगा, मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करे? देखो, हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान-पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया। और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहती है, पीरियड्स पर असर नहीं। ये फर्क समझना जरूरी है। किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। अब दूसरा सवाल, बांझपन, शायद सबसे खतरनाक अफवाह। हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है, तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि एचपीवी वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा, आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वे मां हैं। एक गवाही तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्व से मां है। ये अफवाह को सीधे चुनौती देती है। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि हम माँओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए। समझ में आता है। लेकिन सोचो, अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें, तो नुकसान किसका होगा?
उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं। टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों? क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो 1000 घरों तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है, वहां अफवाह और तेज लगती है। हाँ, घर में भी यही होता है। पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है? लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वो मन में बैठ जाती है। इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं, तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है। ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसलिए सही जानकारी को सिर्फ सोचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए। एक और डर बताऊं? कुछ लोग कहते हैं, इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों? बाद में ले लेंगे। पर आधिकारिक जनसंदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा सबसे बेहतर होती है। ये बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती है। और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत? यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है। अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी, इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं। लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी। हल्की अस्थायी प्रतिक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा। अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया। यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बात सीधे उसी पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण हैं? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं, तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें? चलिए अब एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, एचपीवी वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता। पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है। ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज मां हैं। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसका कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सबके लिए उपलब्ध होना है। जब आप ऐसे एक एक करके बताते हैं ना, तो बात बैठती है। नहीं तो घर में सब गड़मड़ हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, मुद्दे को टुकड़ों में समझो। एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा। अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे,
अम्मा, ये टीका मुझे क्यों लेना चाहिए? तो मैं क्या कहूँ? कहना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है। ये टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वो पूछे, क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा? तो कहो, नहीं। डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वो पूछे, क्या इससे मैं आगे चलकर मां नहीं बन पाऊंगी? तो कहो, ये झूठी अफवाह है। ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं, समझा कर लिया जा रहा है। हमारे यहाँ तो कई बार बच्ची से पूछा भी नहीं जाता, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं। और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि ये सुरक्षा का कदम है। उसे अधिकार है पूछने का कि ये किस लिए है। ये भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह न हो तो भरोसा नहीं बनता। टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वो हंस रही थी, कहती है, अम्मा, आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूं क्योंकि दुनिया आसान नहीं है। लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वो बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे। देखा, जब माँ खुलकर बात करती है, बच्ची भी मजबूत होती है। डर आधा हो जाता है। और मैं ये भी सोच रही हूं कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात ले जानी चाहिए। वहां तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भौं चढ़ा लेते हैं। तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बात जितनी खुलकर होगी, अफवाह उतनी कम चलेगी। अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात। अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधिकारिक जनसंदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए। ये बात मेरे मन में गहरी बैठ गई है। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा। यही तो। महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है। अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं, समझदारी है। और मेरी तरफ से, जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है, उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं, स्वास्थ्य की बातें हैं। और मेरी तरफ से, अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़ जाएंगे या बांझपन हो जाएगा कहते सुनूंगी, तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता, सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत। यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाह तेज होती है पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यहां एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़की के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उससे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती। बिल्कुल। और जब चुप्पी होती है, तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए। अब मैं समझ रही हूं कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना। अब लग रहा है न पूछना ही बड़ी गलती है। और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं,
पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। ये दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों, तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी। ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद सम्मानपूर्ण हो। एक बात और, मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है, लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं। हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं। इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है, उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर। इसलिए रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत है। सही कहा। अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है। फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ, तीनों साथ चलें। तभी असली लाभ है। तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुंचेगा। अब एक छोटा अभ्यास। मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है एचपीवी टीका लगने के बाद लड़की मां नहीं बन सकी। आपका जवाब क्या होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और आज मां हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। ये 4 स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें। 1, एचपीवी वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते। 2, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। 3, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। 4, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 5, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। 6, डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। 7, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं। अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी। पहले बस घबरा जाती थी। यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरे को समझा पाना भी है।
नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले 2 एपिसोड में हमने एचपीवी वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आम परिवार क्या करे? कहाँ जाए? कितना खर्च होगा? क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा? क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा? और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए? इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर हैं टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है? अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूसरी है, प्रक्रिया की। कहाँ जाएं, किससे पूछें, कागज क्या लगेंगे, भीड़ होगी या नहीं, कहीं लौटना ना पड़ जाए। हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं। बिल्कुल। और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम की है जब वो लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म व बिना डर सेवाओं के लाभ उठा सकें। इसीलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं, कैसे की बात करेंगे। तो सबसे पहले सीधी सूचना। उपलब्ध सरकारी प्रचार सामग्री में साफ बताया गया है कि एचपीवी वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। यानी पैसा ना होना सही इलाज के लिए बाधा नहीं है। सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है। यही सरकार द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है। ये बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं, अगर ये बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते। हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी-कभी इलाज का खर्च डराता है। और यही कारण है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहर के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे। गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं। लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है? पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आई है तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहाँ और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, एएनएम या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथा, जहां लागू हो, यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए, पूछने में शर्म ना करें। स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है। यूविन का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़े आता है। बिल्कुल सही। इसलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, ओटीपी ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो। तकनीक मदद के लिए है, छांटने के लिए नहीं। ये बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना, सब आसान नहीं। तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ। यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले। तो क्यों ना हम आज अपने श्रोताओं को किसी सरकारी केंद्र पर ले चलें। बहुत अच्छा आइडिया है, पास वाले में चलते हैं। तक हमारे श्रोतों को सेहत सही लाभ कई का गीत सुनाइए। जरा दृश्य बता दें। सुनीता, टेकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है। उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों की भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साझा करें। मैं तो सच कहूं, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई, या पहले जानकारी क्यों नहीं ली।
पर जब वहां बैठी एएनएम बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वही उतर गया। यही तो भरोसा बनाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहां बैठा इंसान भी होता है। अगर वो सम्मान से बात करे तो सेवा का असर दुगना हो जाता है। और यही एक बड़ी सीख है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में। एक और बात समझ में आई। हम बेटी के टीके के लिए गए थे, पर वहां महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा ये अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, ये जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आधिकारिक संदेश साफ कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर एचपीवी वैक्सीनेशन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा। इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान। और उपलब्ध सरकारी संचार में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नज़दीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो लड़कियों की बात है, हमसे क्या लेना। यही बात मेरे मन को लगी। मैं बेटी के साथ गई थी, पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, जब कुछ लक्षण होंगे तब देखेंगे, पर तब तक देर हो जाए तो। इसलिए जागरूकता जरूरी है। जो बीमारी रोकी जा सकती है, उसे चुप्पी और देर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है, पर दादी कहती हैं, हमारे जमाने में ये सब नहीं था। पति कहता है, देख लो, मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है, सरकारी चीज है, संभल कर। ऐसे में क्या करे? यही तो हुआ मेरे साथ। एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने निकलूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी। इसलिए निर्णय की धुरी साफ रखो। घर की राय सुनो, पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं, वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है, पर झूठ का अधिकार नहीं है। और अब मुझे ये भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वो सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वो जिम्मेदार है। सही कहा। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं। ये बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचारकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए एसएसएल के जैसे कार्यक्रम जरूरी हैं, जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते। टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी, वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ, फिर तारीख मिलेगी। किसी ने यूविन कहा। मुझे लगा फिर वही मुश्किल। पर तुमने पूछा ना? हाँ, पूछा। तब समझ आया कि विकल्प हैं। अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक, नहीं तो केंद्र पर भी जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं। यही नागरिक समझ है। मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। श्रोताओं, ध्यान से सुन लीजिए। स्वास्थ्य सेवा में जानकारी मांगना झिझक का नहीं, अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों से दूरी महसूस करते हैं। और एक बात, जब मैंने सुना कि ये लड़कियों के लिए मुफ्त है, तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसी चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है। यही सूचना असमानता है। सुविधा होती है पर खबर नहीं पहुंचती, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाह भी पहुंच जाती है।
इसलिए जानकारी को सिर्फ जारी कर देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना जरूरी है। और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर करता है जब वो गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे। हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है। हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बात होती है। अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, एएनएम या डॉक्टर से पूछें कि एचपीवी वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो यूविन पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे को अंतिम सच न मानें। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवां, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से न हिचकें। ये सूची मैं लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाता है, पर लिखी चीज साथ रहती है। लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो। जैसे राशन की सूची लगती है, वैसे ही सेहत की सूची भी लगे। बहुत सुंदर, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं। टीकन, अब मैं बेटी के टीके को लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है। पहले जो डर था, अब उसकी जगह एक जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए। यही तो सार्वजनिक भलाई है। जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है। मैं अपनी जेठानी को भी कहूंगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वो हमेशा कहती है, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूंगी, समय नहीं बनता, निकालना पड़ता है। सही। और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने की बात नहीं, अपने जीवन की कीमत पहचानने की बात है। यही बुनियादी संदेश है। महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं। और मैं यही कहूंगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो। पूछो, समझो, फिर फैसला करो। और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। बहुत सही। यही है सेहत सही लाभ कई। एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी लें। और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम और सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। 1. 14 वर्ष की लड़कियों के लिए एचपीवी वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। 2. जहां सुविधा हो, यूविन पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो, सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा एएनएम से संपर्क करें। 3. डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। 4. सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। 5. परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। 6.
सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। 7. जो सुविधा आपके लिए बनी है, उसके बारे में जानकारी लेना और उसे लेना दोनों आपकी ताकत हैं। और साथियों, यहां एक बात और जोड़ना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है, तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में न लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होता है जब व्यवस्था जवाबदेह हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें। और जवाबदेही दो तरफ की होती है। व्यवस्था को समझाना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं। यही दूरी कम करनी है। अब मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ता है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा। बिल्कुल। और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते। उन्हें बातचीत बनना पड़ता है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर। तभी संदेश जीवित रहता है। यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और संस्थानों के साथ दूरी जैसी चुनौतियां हों। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा। नहीं, असली काम तब पूरा होता है जब घर की महिला कहे, मुझे समझ में आ गया। सही कहा। पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्यों है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है। यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक। और एक अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी न मिले या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध न हो, तो हार मत मानिए। दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती। अब मैं ये भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। सेहत का काम धक्का देकर नहीं, टिक कर करना पड़ता है। और शायद यही इस पूरे सिलसिले की सबसे बड़ी सीख है। सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है।